हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम डिफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हो, चाहे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो, या स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, या फिर अशुद्धता दोष, हमने सभी के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम ठोसों में पाए जाने वाले विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। विद्युतीय गुण क्या होते हैं और विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को कितने भागों में क्लासिफाई किया जाता है। देखो, ठोसों के विद्युतीय गुण। सबसे पहले ठोसों को बाद में देखेंगे, ये विद्युतीय गुण होते क्या हैं। विद्युतीय गुणों से मतलब होता है फ्लोनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन, कि किसी ठोस के अंदर या किसी अन्य पदार्थ के अंदर यदि इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस हो रहा है या आयनों का फ्लोनेस हो रहा है तो उसमें चालकता की प्रॉपर्टी आ जाती है, वो करंट को फ्लो करने लग जाता है, और करंट को फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युतीय गुण उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो विद्युतीय गुणों का मतलब क्या होता है, करंट का फ्लो यानी कि आयन या इलेक्ट्रॉनों का फ्लो। विद्युतीय गुणों के आधार पर हम ठोसों को तीन भागों में मेनली क्लासिफाई करते हैं, लेकिन ये तीन भागों में क्लासिफाई करने से पहले ये विद्युतीय गुण जो होते हैं इनकी कोटि यानी इनकी परास कहां से कहां तक होती है। तो विद्युतीय गुणों की जो कोटि होती है उसको 27 कोटियों में डिवाइड किया जाता है, 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक इनको क्लासिफाई किया जाता है। टोटल 27 इसकी क्या होती हैं, कोटियां होती हैं। ये याद रखोगे आप। अब ठोसों में विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को तीन भागों में क्लासिफाई करते हैं हम। एक होता है कंडक्टर यानी कि चालक, दूसरा होता है कुचालक या फिर आप इसको अर्धचालक भी बोल सकते हो, और तीसरा होता है अर्धचालक। ठीक है, तो तीन पार्ट कौन से हो गए, चालक, कुचालक या अचालक, और तीसरा हो जाएगा सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। अब देखो, चालक जो होते हैं तो चालक पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहले हम परास की बात कर ले कि चालकों को कहां से कहां तक के परास में रखा जाता है, कुचालकों को कहां तक रखा जाता है, अर्धचालकों को कहां तक रखा जाता है। चालक, इनकी परास होती है 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। कुचालक पदार्थ जो होते हैं इनकी परास होती है 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक इनकी परास होती है। और जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनकी परास हम लेते हैं 10⁻⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। अब एक्चुअली ये होते क्या है वो देखते हैं। देखो, चालक का मतलब होता है विद्युत का चलन करना। वे पदार्थ जो विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं वे चालक पदार्थ कहलाते हैं। जिनमें विद्युत की चालकता नहीं पाई जाती है वे कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो विद्युत की चालकता नहीं भी दर्शाते और दर्शाते भी हैं। नाम से स्पष्ट है, अर्धचालक मतलब आधे चालक, तो आधे क्या बचे, अर्धचालक, वो सॉरी आधे चालक तो आधे क्या बचे, कुचालक। ठीक है, तो आधे चालक है और आधे क्या है, ये कुचालक, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अर्धचालक बोला जाता है। अब आप देखोगे ध्यान से कि ये जो पदार्थ है मेरे पास चालक, इनमें चालकता का जो फ्लो होता है वो दो चीजों से होता है। कौन कौन सी दो चीजें, यदि चालक पदार्थों में चालकता का फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है और दूसरा किसके कारण हो सकता है, आयन के कारण हो सकता है। यदि चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने के कारण चालकता उत्पन्न हो रही है तो इन पदार्थों को हम धात्विक चालक, इन पदार्थों को हम धात्विक चालक के नाम से जानते हैं। और यदि आयनों के कारण चालकता का फ्लोनेस हो रहा है तो इनको हम आयनिक चालक के नाम से जानते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे, कोई वायर है हमारे पास जिसमें कॉपर हो सकता है या फिर लट्ठों पे लगे हुए वायर एल्यूमिनियम के होते हैं, चांदी के होते हैं। तो मेनली कॉपर के वायर में जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है
तो वो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने के कारण वो क्या धातु और धात्विक चालक होगा। लेकिन जैसे मैंने पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया, NaCl डिसॉल्व कर दिया, Na+ और Cl- दो आयनों में वो डिवाइड हो गया, तो वहां पर जो चालकता या कंडक्टिविटी का फ्लो होगा वो किसके कारण होता है? आयनों के कारण, और वो आयनिक चालक के नाम से जाने जाते हैं। तो चालक पदार्थों को हम दो भागों में फिर से क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाते हैं मेरे पास धात्विक चालक, और एक मेरे पास हो जाते हैं आयनिक चालक। धात्विक चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालकता का फ्लोनेस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और आयनिक चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालकता का फ्लोनेस आयनों के कारण होता है। ठीक है, आपके यहां तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, कुचालक पदार्थ। वे पदार्थ जो चालकता का प्रभाव नहीं करते हैं वे कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनमें चालकता का फ्लोनेस नहीं पाया जाता है, इसी कारण इनको कुचालक या अचालक पदार्थ कहा जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी इनमें चालकता का फ्लोनेस नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं अर्धचालक। अर्धचालक से क्या मीनिंग होता है? अर्धचालक का मतलब होता है आधे चालक और आधे कुचालक। मींस यदि टेम्परेचर 0 डिग्री है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या होगा? कुछ वाइब्रेशनल या तापीय कंपन होने लग जाते हैं। इन तापीय कंपनों के कारण जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आगे प्रमोट होकर, उत्तेजित होकर आगे की ओर चले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस होने लग जाता है तो ऐसी स्थिति में वो चालकता का प्रभाव करने लग जाते हैं। तो वे पदार्थ जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तो कुचालकों की भांति व्यवहार करें और ताप बढ़ाने पर चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाएं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो क्विक रिवीजन, चालक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें चालकता का प्रभाव पाया जाता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। इनकी कोटि 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। कुचालक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें चालकता का प्रभाव नहीं पाया जाता है, इनमें चालकता की परास 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें चालकता की परास 10⁻⁻6 ओम इनवर्स से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो कुचालकों की भांति बिहेव करते हैं तथा ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस होने लग जाता है, इस कारण ये अर्धचालकों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। अब देखो, मैं इसे बेंड थ्योरी के आधार पर और आपको समझाता हूं कि चालक, अर्धचालक और कुचालक क्या होते हैं और बेंड थ्योरी क्या होती है। तो बेंड थ्योरी, बेंड सिद्धांत। अब ये बेंड सिद्धांत क्या होता है? देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 14। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यदि देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और 3d रिक्त रहेगा, वैकेंट रह जाएगा। ठीक है, देखो यहां तक 10 हो गए। ये 1s सेल, ये दूसरा, ये तीसरा। अब आप देखोगे कि इसका जो आंतरिक सेल है, आंतरिक कोश हैं, वो तो कैसे हैं? पूरे भरे हुए हैं। बाह्यतम कोश में देखें तो पी कक्षक भी वैकेंट है एक, और डी कक्षक जो है वो भी वैकेंट है। अब यदि मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या होगा कि ये जो 1s, 2s और 2p, 3s और 3p, इनकी यदि मैं बात करूं तो इनमें इलेक्ट्रॉन फिल भरे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन फिल भरे हुए हैं तो मैं इनको छोड़ देता हूं, इसी से आपको समझाता हूं। ध्यान से देखना, 3s और 3p इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास 3s लाइन, ये मेरे पास जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है गैप कम होता जाता है। ये आपने हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम में देख लिया था 11th क्लास में। ये मेरे पास 3p ऑर्बिटल, ठीक है, ये 3s, ये 3p। अब एक्चुअली क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये थोड़े से वेट आ जाएगा, इनमें वजन आ जाएगा, इस कारण ये थोड़े नीचे की ओर होते हैं और कम स्पेस इनमें होता है। और इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको बोल दिया जाता है संयोजी बैंड। इस बैंड का नाम क्या दे दिया जाता है? संयोजी बैंड नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि दूसरा 3D इलेक्ट्रॉन। अब 3D इलेक्ट्रॉन के पास, 3D कक्षकों के पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सा मैं दूर बना देता हूं।
और ये कैसा है, बैक एंड है, खाली है, और इसको बोल दिया जाता है चालन बैंड। इसको क्या बोल दिया जाता है, चालन बैंड के नाम से जाना जाता है। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक संयोजी बैंड होता है और एक चालन बैंड होता है। संयोजी बैंड में संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, इस कारण ये थोड़ा नीचे की ओर बनाया जाता है। अब एक्चुअली यहाँ पर 3s और 3p लिए हैं, तो इनकी लेयर यदि मैं 3s में 2, p में 3 कक्षक हो जाएंगे, d में 5 हो जाएंगे, जैसे जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन और बढ़ते जाएंगे तो ये लेयर और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। और अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार, ये लेयर इतनी पास पास होती हैं, इतनी पास पास होती हैं कि हमें पट्टिकाओं के रूप में दिखाई देती है कि एक पट्टी उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से पट्टिकों के रूप में ये दिखाई देती हैं। और इन्हीं पट्टिकाओं के कारण हमें एक बैंड जैसा दिखाई देने लग जाता है। ये पट्टियां होती हैं, इन्हीं को बैंड कहा जाता है, और इस कारण इसी को बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। दोबारा से सुनोगे आप ध्यान से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कक्षकों में, और ये कक्षक एक लाइन वाइज जमते जाते हैं, और जब इन कक्षकों को लाइन वाइज जमाया जाता है तो हमें ये पट्टिकाओं के रूप में नजर आने लग जाते हैं, और इन्हीं पट्टिकाओं को हम बैंड के नाम से जानते हैं, और इस थ्योरी को बैंड थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, अब ये पट्टिकाएं जो बन गई हैं इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप करने लग जाएं, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जंप करने लग जाएं, किसमें, संयोजी बैंड से और चालन बैंड में, तो चालकता का प्रभाव होने लग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस होगा तो चालकता का फ्लोनेस होने लग जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जो स्थान पाया जाता है, ये जो गैप पाया जाता है, इस गैप को वर्जित ऊर्जा अंतराल या फिर ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल, इंग्लिश में फॉरबिडन गैप के नाम से इसको जाना जाता है। अब चालकता मेनली इसी गैप पर डिपेंड करती है। गैप जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही जल्दी फ्लो कर पाएंगे, और ये गैप जितना ज्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस गैप के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं। यदि ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्लो करेंगे, गैप ज्यादा है तो हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं कर पाए लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर कर जाएं, और यदि गैप बहुत ज्यादा है तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो तो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाए। तो मेनली इस गैप के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस, और इसी गैप के आधार पर इलेक्ट्रॉनों के फ्लोनेस को हम 3 भागों में क्लासिफाई कर देते हैं, और वो 3 भाग आप जानते ही हो, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो अभी तक हमने क्या समझा कि बैंड थ्योरी में 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, एक संयोजी बैंड होता है और एक चालन बैंड होता है। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं और चालन बैंड रिक्त होता है। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में गति करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस, और इलेक्ट्रॉनों के फ्लोनेस के कारण ही चालकता का प्रभाव होने लग जाता है। ठीक है, तो इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ठोस पदार्थों को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया था। कौन कौन से, एक तो मेरे पास था चालक पदार्थ, एक मेरे पास कौन से थे, कुचालक पदार्थ, और एक मेरे पास कौन से थे, अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, कुचालक, चालक और अर्धचालक। थोड़ा सा हम यहीं से इनकी चालकता की कोटि भी लिखते चलते हैं। चालकों की कोटि कितनी थी, 10 टू दी पावर -4 से 10 टू दी पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कुचालकों की कोटि कितनी थी, 10 टू दी पावर -20 से 10 टू दी पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और अर्धचालकों की कोटि कितनी आ गई थी आपकी, 10 टू दी पावर -6 से 10 टू दी पावर +4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये चालकता की कोटि। अब यदि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इनमें संयोजी बैंड होता है और जो चालन बैंड होता है, ये कौन सा है मेरा, चालन बैंड, और ये कौन सा है मेरा, संयोजी बैंड। इनमें पाए जाने वाला ये जो फॉरबिडन गैप है या वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ये बहुत कम होता है या नगण्य होता है या होता ही नहीं है। इसलिए संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है बड़ी आसानी से नॉर्मल वे में संयोजी बैंड से कहां पर चले जाते हैं, चालन बैंड में गति कर जाते हैं।
और चालन बैंड में गति करने के कारण ये विद्युत की चालकता बड़ी आसानी से नॉर्मल 0 डिग्री पर या उच्च ताप पर दर्शाने लगते हैं। 0 डिग्री पर भी दर्शा देते हैं और उच्च ताप पर भी दर्शाते हैं, यानी कि हमेशा चालकों की तरह बिहेव करते रहते हैं। कुचालक पदार्थों में एक्चुअली क्या होता है कि ये जो संयोजी बैंड और चालन बैंड होता है, इसके बीच में पाए जाने वाला ऊर्जा अंतराल इतना ज्यादा हो जाता है कि आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर गति कर ही नहीं पाते हैं। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस यहाँ पर होता है वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि फॉरबिडन गैप का मान बहुत ज्यादा होता है। ये अप्रोक्सीमेट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो जाता है या इसके बराबर रहता है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी ज्यादा वर्जित ऊर्जा अंतराल यहाँ पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ना तो शून्य टेम्परेचर पर ना उससे ज्यादा टेम्परेचर पर यहाँ से यहाँ पर गति कर ही नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं अर्धचालकों की। अकॉर्डिंग टू वेंड थ्योरी, यहाँ पर पाए जाने वाला संयोजी वेंड और चालन वेंड के मध्य में जो ये गैप होता है, ये चालकों से तो ज्यादा होता है लेकिन अर्धचालकों से क्या होता है? कम। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं कौन से वेंड में? संयोजी वेंड में। तो वो चालन वेंड में जब गति करने लगते हैं तो चालन वेंड में गति करते वक्त यदि टेम्परेचर 0 डिग्री है तो ये गति नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा कर दिया हमने, 0 से बढ़ाने लगे, तो तापीय कंपन होने लग जाते हैं, वहां पर थर्मल इफेक्ट लगने लग जाता है और तापीय कंपन के कारण ये एनर्जी गेन करेंगे और निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पर जंप कर जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में कर जाएंगे। और टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर दूं, तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति करने लग जाते हैं और ये विद्युत की चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो आप ध्यान दोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसका नाम संयोजी वेंड, इसका नाम चालन वेंड। और यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो संयोजी वेंड के इलेक्ट्रॉन चालन वेंड में गति कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण ये चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो 0 पर कुचालक और टेम्परेचर बढ़ाने पर चालक है, इसीलिए अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट बात देखो, इसके एग्जाम्पल क्या है? चालकों के उदाहरण की बात हम करें तो आप दुनिया भर के एग्जाम्पल जानते हो। धातुएं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं, ठीक है। और भी महंगी महंगी धातुओं के वायर आते हैं लेकिन हम यूज में ले नहीं सकते, तो इत्यादि लगा उसमें सभी एग्जाम्पल है। कुचालक, कुचालकों के एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया सल्फर, फास्फोरस, लकड़ी, रबर, ये सभी किसमें आ जाएंगे? आपके कुचालक पदार्थों में। अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थों में आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके अलावा अर्धचालक पदार्थों को हमने 2 भागों में और क्लासिफाई करते हैं। और वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं शुद्ध अर्धचालक, नेज अर्धचालक, और दूसरे होते हैं डोपिंग अर्धचालक, यानी कि बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाकर उन अर्धचालकों की चालकता को और ग्रो किया जाता है। तो अब हम अर्धचालकों को 2 भागों में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, एक तो शुद्ध अर्धचालक और एक डोपित अर्धचालक, ठीक। तो चालकता की कोटि हमने देख ली। यहाँ पर चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ, इन तीनों पदार्थों पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमने यहाँ पर देखा। यदि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, यदि इस स्थिति में टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा? यहाँ पर वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। वाइब्रेशन बढ़ने पर चालकत्व के मान में थोड़ी सी क्या आती है? कमी आती है, ठीक है। प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के कारण चालकत्व के मान में कमी आने लग जाती है। वाइब्रेशन बढ़ते हैं, वाइब्रेशन बढ़ने से यहाँ पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है चालक पदार्थों में, और चालक पदार्थों में प्रतिरोध का मान बढ़ने के कारण चालकता के मानों में कमी आने लग जाती है। कुचालक पदार्थों में यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो कुचालक पदार्थों में टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो नहीं पाता है, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं हो पाएगा तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पर भी इनमें चालकता का फ्लो नहीं आ पाएगा। कुचालक पदार्थों में यदि 0 डिग्री है तो टेम्परेचर 0 डिग्री है तो ये कुचालक होते हैं, और टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए तो चालकता की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला? यदि
चालक पदार्थों में टेम्परेचर का मान बढ़ाओगे तो चालकत्व घट जाता है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं बढ़ता है, और यदि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो चालकता की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अर्धचालकों के प्रकार। देखो अर्धचालकों को हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, एक होते हैं शुद्ध या फिर नेज अर्धचालक, तो दूसरे तो अब आप समझ ही गए होंगे कौन से होंगे, अशुद्ध। और अशुद्धता मिलाने की विधि डोपिंग कहलाती है, तो इसको डोपिंग भी बोल देते हैं, डोपिंग अर्धचालक। दो भागों में इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब शुद्ध और अशुद्ध इनमें अंतर क्या होता है? देखो नेज अर्धचालक और एक तो हम पढ़ेंगे नेज सेमीकंडक्टर अर्धचालक और दूसरे पढ़ेंगे डोपिंग। मैं यहाँ दोनों को एक साथ ही समझा देता हूँ, अशुद्ध या देखो नेज अर्धचालक में दो ही एग्जांपल्स आते हैं आपके, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ग्रुप 14, जो ग्रुप 14 होता है काशी गए शंकर प्रभु, तो यहां से हम लेते हैं। और इनके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके? 4। अब देखो सिलिकॉन या जर्मेनियम, कोई सा भी एक मैं यहां पर ले लेता हूं, तो मैं सिलिकॉन का एक लेटेस्ट बना रहा हूं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिचुएशन में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। देखो ये एक क्रिस्टल हमने यहां पर बना दिया सिलिकॉन का। इनका मतलब क्या है? मुक्त वैलेंसी जो इधर 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 और इधर सभी जगह क्या बना रही है? लैटिस बना रही है। ठीक है, अब देखो सिलिकॉन में 1 2 3 एंड 4 आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों के संग साझेदारी करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और यहाँ पर सिलिकॉन का जो संकरण होता है वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइड होता है। ठीक है, अब ये सिलिकॉन जो होता है इसमें क्या है? टेम्परेचर 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री पर ये नॉर्मल अवस्था में रहेगा, विद्युत की चालकता ही नहीं दर्शाएगा। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगता हूं, टेम्परेचर को बढ़ाने लग जाता हूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? यहां पर वाइब्रेशन बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर यहां पर थर्मल इफेक्ट लगने लगेगा। तापीय कंपन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये वाइब्रेट होकर एनर्जी गेन करेंगे। अब मैं पर्सनल इसको बता रहा हूं, तो ये मत समझना कि इसी में होता है, सभी में होता है। चाहे आप ये एग्जांपल ले, कोई सा भी ले सकते हो, इसमें से सभी सिलिकॉन के एटम्स हैं, तो कोई सा भी एग्जांपल लोगे आप, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करके यहां से प्रमोट हो जाते हैं आगे की ओर। ठीक है, जैसे ही यहां से प्रमोट होंगे, इस जगह पर क्या बन जाएगी? रिक्ति बन जाएगी, यहां पर खाली जगह हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के पास रह जाएगा। अब पड़ोसी का मकान यदि खाली दिखेगा, तो दूसरे पड़ोसी के मन में लालच आएगा और वो उसके कब्जा करेगा। मींस ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये इसमें कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पर रिक्ति बन जाती है। इस रिक्ति में हो सकता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कब्जा कर ले, यहाँ रिक्ति बन जाएगी। इसमें हो सकता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाए और यहाँ रिक्ति बन जाएगी। तो इस तरह से पूरे इसमें इलेक्ट्रॉन, अब आप कहोगे यहाँ तो रिक्ति बनी नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे गया? तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए होंगे और यहाँ रिक्ति बन गई होगी। तो कहने का मतलब ये जो रिक्तियां बन रही हैं, रिक्तियों का मतलब क्या होता है? वहां इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव होल बन चुका है, वहां पर एक छिद्र बन चुका है। उस छिद्र में दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, और जब दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहां पर गति करते रहते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस होने लग जाता है, और इलेक्ट्रॉनों के फ्लोनेस के कारण वहां पर चालकता उत्पन्न होने लग जाती है। अब एक्चुअली इसमें हुआ क्या? देखो मैं कुछ इस तरह से आपको समझाऊं इसे। ये मैंने फॉरवर्डन गैप मान लिया है, ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं संयोजी बैंड के, मान लो, चलो आप सिलिकॉन के ये इलेक्ट्रॉन मान लो आप, तो
लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ इस तरह से आपको समझाया था। अब आप देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर मैं यहाँ पर दूंगा तो टेम्परेचर देने पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे संयोजी बॉन्ड के, और इलेक्ट्रॉन टूटकर कहाँ पर एक्साइटेड होंगे और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि रिक्त बैंड में, चालन बैंड में गति करने लग जाएंगे। संयोजी बैंड को हिंदी में पूरित बैंड भी बोल देते हैं, यानी पूरा भरा हुआ बैंड, और इसको चालन बैंड को रिक्त बैंड भी बोल दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर जंप करेंगे, तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये तो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर क्या बन जाएगी, रिक्ति। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो यहाँ से ये यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर रिक्ति। इसी प्रकार यहाँ पर रिक्ति, ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पर रिक्ति हो जाएगी, ये इधर। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रमोट होगा तो यहाँ पर रिक्ति बन जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, यहाँ रिक्ति बन जाएगी। ये इधर जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ रिक्त स्थान। इसी प्रकार यहाँ रिक्त स्थान, यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन तो इस दिशा में प्रमोट हो रहे हैं, इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और छिद्र जो है धनायनिक छिद्र वो इस दिशा में आगे प्रमोट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब दिखाई ऐसा देता है इन अर्धचालकों में कि इलेक्ट्रॉनों की गति तो आगे की ओर होती रहती है और छिद्रों की गति पीछे की ओर चलती चली जाती है। ठीक है, और इस सिचुएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस होने लग गया, रिक्तियों का फ्लोनेस होने लग गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोनेस भी होने लग जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लोनेस के कारण ये चालकता दर्शाने लग जाएंगे। ठीक है, करंट आने लग जाएगा इनमें। तो इस तरह से क्या ये अर्धचालक होते हैं, ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं, और सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि ये शुद्ध अर्धचालक हैं तो इनकी चालकता थोड़ी सी कम होती है और इनका इतना ज्यादा यूज भी नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम डोपिंग का सहारा लेते हैं। डोपिंग मीन्स क्या होता है, अशुद्धि मिलाना, मिलावट करना, और अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा कि इनकी चालकता के मान थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो डोपिंग में क्या होता है, देखो आप ध्यान से, इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अब ये स्वयं कौन से ग्रुप के हैं, तो ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट है, वर्ग संख्या 14 के एलिमेंट है। तो वर्ग संख्या 14 के एलिमेंट में हम दो प्रकार की अशुद्धि यहाँ पर मिला देते हैं। कौन कौन सी अशुद्धि हम यहाँ पर मिलाते हैं, तो एक तो हम मिलाते हैं ग्रुप नंबर 13 की अशुद्धि, और एक हम मिलाएंगे ग्रुप नंबर 15 की अशुद्धि, इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, जब नंबर 13 में एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, तो ग्रुप नंबर 13 बैंगन, आलू, गाजर, है, आप अपने तरीके से कैसे भी याद करें। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 को देखें हम, तो ग्रुप नंबर 14 में काशी, गई, शंकर, प्रभु, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने वो नीचे क्या हटा। यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 लिखा है। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 5। देखो अब मेरे पास शुद्ध अर्धचालक कौन से हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और अब मैं इसमें इधर से यदि अशुद्धि मिलाऊंगा तो आउटर मोस्ट सेल में जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें मैं 3 इलेक्ट्रॉन वाले की अशुद्धि मिला रहा हूँ, और जहां पर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष में है उसमें मैं 5 इलेक्ट्रॉन वाले की अशुद्धि मिला रहा हूँ। तो देखो क्या होता है दोनों ही सिचुएशन में। अब आप ध्यान से देखोगे, मैं ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट की अशुद्धि मिला रहा हूँ। देखो मेरे पास सिलिकॉन का एक यही क्रिस्टल है, सिलिकॉन, छोटा ही ले लेता हूँ समझाने के पर्पज से, बार बार बड़ा डायग्राम क्यों बनाएगा। देखो ये मेरे पास एक क्रिस्टल है सिलिकॉन का, ठीक है, अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, इस कारण ये क्या कहलाएगा, शुद्ध अर्धचालक के नाम से जाना जाएगा। अब जैसे ही मैं इसमें क्या करता हूं, मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स की अशुद्धि मिला देता हूँ। ग्रुप नंबर 13 में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो इंडियम, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि इंडियम की मैंने अशुद्धि मिला दी। ठीक है, अब इंडियम क्या होगा कि सिलिकॉन को हटाकर कुछ लेटिस में अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। अब ये नहीं है कि यहीं पर हो सकता है, यहाँ पर कर ले, आगे भी कर ले, कहीं पर, ये नहीं है एक ही आए, अनेक आ सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियम आ गया। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने, 3। तो इस सिचुएशन में देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा,
इंडियम का ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा, इंडियम का ये इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन सिलिकॉन के पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 3 ही हैं, तो उसने तीनों इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। तो यहां पर तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहां पर तो क्या रहेगा, रिक्त स्थान, रिक्ति। और यहां पर सिलिकॉन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है मौजूद, क्योंकि सिलिकॉन के भाइतम कोष में 4 होते हैं। तो एक इधर यूज कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर यूज कर रहा है, और एक ये वैकेंट रह गया। इस होल का मतलब क्या है, ये क्या कहलाएगा, छिद्र। यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या बन चुका है, एक छिद्र बन चुका है। और छिद्र किसकी कमी से बना, इलेक्ट्रॉन की कमी से। और इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं कि वो पॉजिटिव है। भाई इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नहीं है मींस पॉजिटिव, नहीं इलेक्ट्रॉन गया उसमें से, तो ये पॉजिटिव छिद्र है। और पॉजिटिव का पहला अक्षर पी होता है, इस कारण इस प्रकार के अर्धचालकों को हम पी प्रकार के अर्धचालकों के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव होल बनने के कारण, पॉजिटिव छिद्र बनने के कारण इस प्रकार के अर्धचालकों को हम पी प्रकार के अर्धचालकों के नाम से जानते हैं। अब एक्चुअली इसमें क्या होता है कि अब टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। पहले तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर दिया था, तो उस समय यहाँ पर वैकेंट होल बना था, छिद्र बना था, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस हुआ। यहाँ पर अब बहुत कम टेम्परेचर पर या नॉर्मल 0 डिग्री पर ही वैकेंट मतलब छिद्र है यहाँ पर, और छिद्र है तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएगा, इसमें इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएं, इसमें इस बॉन्ड के आ जाएं, इसमें इस बॉन्ड के आ जाएं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस चालू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनों का फ्लोनेस चालू होने के कारण इसमें क्या है, कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है, और ये चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपने देखा कि जैसे ही मैंने अशुद्धि मिलाई, अशुद्धि मिलाने पर वहां पर एक क्या बन चुका है, पॉजिटिव होल बन चुका है, छिद्र बन चुका है। उस छिद्र में क्या है, दूसरे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉन आने के कारण वहां पर चालकता का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है। और चालकता का मान बढ़ने के कारण इसकी चालकता का मान बढ़ने के कारण ये कंडक्टिविटी ज्यादा दर्शाने लग जाता है। मींस चालकता का मान बढ़ जाता है, इसी कारण डोपिंग यहां पर किया जाता है। ठीक है। अब ग्रुप नंबर 15 की अशुद्धि यदि ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट में सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाई जाए, तो देखो मेरे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनमें से किसी का भी एक लैटिस आप ले सकते हो। ये मेरे पास एक सिलिकॉन का लैटिस है। अब इस सिलिकॉन के लैटिस में मैं ग्रुप नंबर 15 की अशुद्धि मिला रहा हूँ। ग्रुप नंबर 15 में मैं फास्फोरस ले सकता हूँ, आर्सेनिक ले सकता हूँ। चलो मैं आर्सेनिक ले लेता हूँ, तो कोई सा भी एक सिलिकॉन का एटम हटाकर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, आर्सेनिक। अब आप मेरे को ये बताओ, सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं, और आर्सेनिक के बाह्यतम कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो जैसे ही मैं देखूंगा आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना देगा। लेकिन आर्सेनिक के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन और है, तो आर्सेनिक का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा अमाउंट में आ गया। इसी प्रकार आर्सेनिक के और एलिमेंट जैसे इसके अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये संपूर्ण क्रिस्टल में विस्थानीकृत रहेगा, डिलोकेलाइज रहेगा, और इलेक्ट्रॉन के डिलोकेलाइज होने के कारण यहाँ पर कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, और चालकता के मान यदि और बढ़ जाएंगे तो इस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट में ग्रुप नंबर 13 की अशुद्धि हमने मिलाई तो वहां पर चालकता बढ़ी, ग्रुप नंबर 15 की अशुद्धि हमने मिलाई तो वहां पर चालकता के मान बढ़े। तो कहने का मतलब ग्रुप नंबर 15 में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने के कारण यहाँ पर जब अशुद्धि मिलाई गई आर्सेनिक की, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में विस्थानीकृत रहेगा तो चालकता के मान बढ़ जाएंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर कंडक्टिविटी उत्पन्न हुई है, और इलेक्ट्रॉन आता है तो चार्ज कौन सा लाता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, एन। इस कारण इसको एन प्रकार के अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं एन और पी। तो जब, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आए और लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। जब ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट में ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट की अशुद्धि मिलाई जाती है तो पॉजिटिव छिद्र बनने के कारण पी प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। और जब ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट में
ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंटों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण नेगेटिव यानी n प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। नेगेटिव प्रकार, पॉजिटिव प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर भी दे सकता है। क्या होता है जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, गैलियम मिलाया जाता है, इंडियम मिलाया जाता है, p प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। क्या होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई जाती है तो n प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। तो ये थे आपके अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता प्रदर्शित करते हैं और डोपिंग कर दिया जाए तो इनकी चालकता के मान बढ़ जाते हैं और कम ताप पर ही चालकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा अर्धचालकों के बाद अब बात आती है ये अर्धचालक जो होते हैं इनके उपयोग क्या होते हैं। हमने इतना बड़ा टॉपिक अर्धचालकों का पढ़ा तो इनके कुछ उपयोग भी होते होंगे तभी तो इनको बनाया जाता है। तो क्या इनके उपयोग होते हैं? तो n व p प्रकार के अर्धचालक, n मींस नेगेटिव, p मींस पॉजिटिव। अच्छा, n प्रकार के अर्धचालक नेगेटिव होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, और p प्रकार के अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही कहलाते हैं। उनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और p प्रकार के इलेक्ट्रॉन चालक कहलाएंगे, और जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं वो n प्रकार के अर्धचालक कहलाएंगे। ठीक है, अब अर्धचालकों के अनुप्रयोग या उपयोग क्या होते हैं? देखो अर्धचालकों को हम कहां पर काम में ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्धचालकों के उपयोग। अर्धचालकों के क्या क्या उपयोग हैं? तो सबसे पहले बात तो ये है कि इनमें कंडक्टिविटी पाई जाती है, तो इलेक्ट्रिक उपकरणों के निर्माण में इनका काम सबसे ज्यादा आएगा। तो इसके द्वारा पहला जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके निर्माण में इनको काम में लिया जाता है। दूसरी बात, श्रव्य संकेत होते हैं हमारे, दृश्य संकेत होते हैं, उनको पहचानने में, उनको संचरित कराने में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखोगे आप। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में या इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। श्रव्य संकेत, सुनने वाले संकेत, दृश्य संकेत यानी कि दिखने वाले, उनको पहचानने में भी और उनके प्रसारण में भी यानी प्रवर्धन में भी इनका उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ा उपयोग इनमें डायोड, ट्रायोड, इनके निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। अब ये डायोड ट्रायोड ये होते क्या है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे इनको। तो डायोड ट्रायोड क्या होते हैं, जैसे मेरे पास एक n प्रकार का अर्धचालक है, दूसरा भी n प्रकार का अर्धचालक है, उसके बीच में मैंने एक प्लेट फंसा दी किसकी, p प्रकार के अर्धचालक की। फिर इसके बाद एक p आ जाएगा, फिर n आ जाएगा। तो देखो npn, फिर यहाँ से pnp। तो इस तरह से दो प्लेटों के मध्य में, या यहाँ से देखो npn। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक ही प्रकार के दो अर्धचालकों के बीच में दूसरे प्रकार के अर्धचालकों की एक प्लेट फंसा दी जाती है। जैसे सैंडविच देखा होगा आपने, एक ब्रेड दूसरा ब्रेड, बीच में मसाला भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये दो ब्रेड है और इसके बीच में एक लेयर है मसाले की। इसी प्रकार दूसरा क्या होता है, एक प्लेट p की, दूसरी प्लेट p की, और इसके बीच में एक प्लेट n की, तो pnp। तो pnp और npn प्रकार के डायोड ट्रायोड से बनाए जाते हैं। ठीक है, और इन डायोड ट्रायोडों का उपयोग काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। टीवी वगैरह में इनके उपयोग किए जाते हैं। फिजिक्स के प्रैक्टिकल भी हैं, आप उनमें भी इसको पढ़ोगे। तो क्या क्या उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में उपयोग किया जाता है, श्रव्य दृश्य संकेतों को पहचानने में उपयोग किया जाता है, डायोड ट्रायोड बनाने में किया जाता है। पीएनपी और एनपीएन प्रकार के डायोड होते हैं। डायोड बनाने के लिए क्या करते हैं, दो एक ही प्रकार के अर्धचालकों की प्लेट के बीच में दूसरे प्रकार के अर्धचालकों की प्लेट फंसा दी जाती है। ठीक है, तो ये सौर सेल जो होता है एक उच्च कोटि का डायोड होता है। ठीक है, सौर सेल भी एक उच्च कोटि का क्या होता है, डायोड होता है, जो इसी प्रकार के अर्धचालकों से बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात आती है अर्धचालकों के उपयोग के बाद। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 लिए, यदि मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 12 को लेना चाहूँ तो ग्रुप नंबर 12 की ट्रिक क्या बताई गई थी आपको, जीनी कनाडा होगा। और ग्रुप नंबर 16 की ट्रिक क्या बताई गई थी आपको, ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6, और यहाँ पर होते तो ज्यादा लेकिन डी ऑर्बिटल फुलफिल होता है, इसलिए वो तो इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। देखोगे यहाँ पर कि ग्रुप नंबर 14 जो है ये मेरे पास शुद्ध अर्धचालक है। ग्रुप नंबर 14 में मैंने 13 मिलाया, पॉजिटिव प्रकार के अर्धचालक मिले। ग्रुप नंबर 14 में 15 मिलाया, नेगेटिव प्रकार के अर्धचालक मेरे को यहाँ पर मिल गए।
यदि मैं ग्रुप नंबर 14 को यूज ही नहीं करूं, लास्ट क्लास में भी मैं ये बात बता रहा था आपको, ग्रुप नंबर 13 में ग्रुप नंबर 15 की अशुद्धि मिला दूं मैं, तो एल्यूमिनियम और फास्फोरस, तो Al3, इसी प्रकार गैलियम और आर्सेनिक GaAs, इसी प्रकार InSV, ये कुछ यौगिक बन जाते हैं और इन यौगिकों में औसत जो भाइटम कोष के इलेक्ट्रॉन है या औसत संयोजकता है वो 4 ही बैठेगी, क्योंकि यहाँ पर 3, यहाँ पर आपकी 5, इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो इनकी औसत संयोजकता 4 है और ये 4 बॉन्ड बनाएंगे और उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लग जाता है, यानी कि होल बनेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, अर्धचालकों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इसी प्रकार ग्रुप नंबर 12 और ग्रुप नंबर 16 आवर्त सारणी में, तो Zn और यहाँ से S, तो ZnS, इधर से मैं ले लेता हूँ ZnSe या CD और S ले लो, CdS, या फिर CD को Se से कनेक्ट कर दो, CdSe कैडमियम सल्फोनेमाइड, Hg को Te से कनेक्ट कर दो, HgTe। ये ग्रुप नंबर 12 और ग्रुप नंबर 16 को कनेक्ट करके कुछ यौगिक बनाए जाते हैं और इसमें भी औसत ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालोगे तो 2 और 6 8, इसका एवरेज कितना निकलेगा 4। तो इनमें भी आउटर मोस्ट जो बॉन्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे 4, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये कुछ कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देते हैं इस माध्यम से, तो इनको कनेक्ट कर करके भी कुछ यौगिक बनाए जाते हैं। अब इसमें आप इसको याद रखोगे, गैलियम आर्सेनाइड जो होता है ये श्रव्य संकेतों को पहचानने में बहुत ही इफेक्टिव होता है। श्रव्य संकेत जो होते हैं, दृश्य संकेत, श्रव्य संकेत, इनको बहुत इफेक्टिव ढंग से पहचानने का काम करता है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। इसके अलावा कुछ संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड भी होते हैं, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपसे टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम के ऑक्साइड, या फिर आप रेडियम के ऑक्साइड लो। ये तो स्वयं ही जो संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड हैं ये स्वयं ही धातुओं के समान ही बिहेव करने लग जाते हैं और उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पाया जाता है। इसके अलावा वेनेडियम का ऑक्साइड हो गया आपका, वेनेडियम का डाई ऑक्साइड, वेनेडियम का ट्राई ऑक्साइड, और इसके अलावा टाइटेनियम का भी ट्राई ऑक्साइड। ये जो होते हैं ये ऑक्साइड क्या करते हैं, इनमें टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का फ्लोनेस इसमें बढ़ने लग जाता है और इस कारण ये भी कंडक्टिविटी दर्शाने लग जाते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑक्साइड होते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, या इसके अलावा आयरन का ऑक्साइड है। इनमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये परावैंगनी क्षेत्र में धात्विक प्रॉपर्टी दर्शाने लग जाते हैं। तो ये कुछ ऑक्साइड होते हैं जो संक्रमण धातुओं के डी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड है, और इन डी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइडों में भी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ठोसों में विद्युतीय गुणों के बारे में जाना था कि ठोसों में विद्युतीय गुण क्या होते हैं, उनकी कोटियां क्या होती हैं, ठोसों को कितने भागों में क्लासिफाई किया जाता है, चालक, अर्धचालक और कुचालक क्या होते हैं। इसके अलावा अर्धचालक पदार्थों को हमने 2 भागों में क्लासिफाई कर लिया था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों में सिलिकॉन और जर्मेनियम, अशुद्ध पदार्थों में हमने ग्रुप नंबर 13 की जब अशुद्धि मिलाई थी तो हमारे पी प्रकार के अर्धचालक बन गए। ग्रुप नंबर 15 की अशुद्धि मिलाई तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण एन प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण किया था, और अर्धचालकों के क्या क्या उपयोग होते हैं वो हमने जाने थे। इसके अलावा ग्रुप नंबर 13 और 15 के यौगिकों को मिलाकर भी कुछ कंपाउंड बनाए जाते हैं। इसी प्रकार ग्रुप नंबर 12 और ग्रुप नंबर 16 के यौगिकों एलिमेंट्स को मिलाकर भी कुछ कंपाउंडों का निर्माण किया जाता है। ये भी धात्विक गुणधर्म दर्शाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, और कुछ संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जिनमें भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ठोसों में चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।